महाराष्ट्र में टैक्सी, ऑटो और कैब ड्राइवर्स के लिए मराठी भाषा का बेसिक ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क पर उनकी मराठी का टेस्ट भी हो रहा है। 20 अगस्त से मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में करीब 13,000 ड्राइवरों की जांच हो चुकी है। 2500 ड्राइवरों को नोटिस जारी किया गया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि भाषा को लेकर किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। इसके बावजूद मराठी भाषा को लेकर सियासत जारी है। महाराष्ट्र से यूपी तक के विपक्षी नेताओं को इस मुद्दे में अब वोट नजर आ रहा है। आज क्यों लागू कर रहे हो? आज के 50 साल पहले क्यों नहीं लागू किए? तो महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलो। एग्जाम तो चालू है, अभी बराबर नहीं बोल पाते। कम से कम अभी 3, 4, 5, 6 महीने का और टाइम देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये गलत है, ये गलत है। किसी के पास कोई भी स्टेट अगर कोई गलत करे अपने भाषा के लिए तो ये गलत है। हाँ, सीखना चाहिए, बोलना चाहिए। हर स्टेट का भाषा बोलना कोई खराब बात थोड़े है। बोला नहीं, अपने को लेना पड़ता है। वहाँ पे ट्रेनिंग लेना है, आपको मराठी भाषा का ट्रेनिंग लेना है। बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा मराठी भाषा का। आपको जो व्यवहारिक ज्ञान है वो आना चाहिए आपको। महाराष्ट्र में ऑटो चलाना है, कैब और टैक्सी चलानी है तो मराठी सीखनी पड़ेगी। 1 महीने में मराठी नहीं सीखी तो 3 महीने के लिए बैच सस्पेंड होगा और 3 महीने बाद भी मराठी नहीं आई तो बैच हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा। 20 अगस्त से उन गैर मराठी ड्राइवर्स के खिलाफ आरटीओ विभाग का अभियान चल रहा है जिनके पास मराठी का वर्किंग नॉलेज यानी काम चलाऊ भाषा का ज्ञान नहीं है। यह अभियान पूरे राज्य में 1 महीने तक चलेगा और आरटीओ के इस अभियान को लेकर ऑटो ड्राइवर्स में नाराजगी है। कुर्ला में ऑटो के पहिए ठप पड़े हैं। आरटीओ की ड्राइव के खिलाफ ऑटो ड्राइवर्स काम बंद आंदोलन शुरू का अभियान चला रहे हैं। अब आपको बताते हैं मराठी वर्किंग नॉलेज की जांच कैसे होगी। नंबर 1, बातचीत से जांच। इसमें आरटीओ अधिकारी ड्राइवर से बातचीत करके देखेंगे कि उसे सामान्य मराठी समझने और बोलने आती है या नहीं। नंबर 2, यात्रियों से संवाद। इसके तहत ड्राइवर को यात्रियों की बात समझने और उनसे सामान्य बातचीत करने लायक मराठी आनी चाहिए। नंबर 3, 30 दिन का मौका। इसमें मराठी कम आने पर ड्राइवर को 30 दिन का नोटिस देकर मराठी सीखने और टेस्ट देने का मौका मिलेगा। नंबर 4, नियम नहीं माना तो कार्रवाई। 30 दिन बाद भी मराठी नहीं आने पर लाइसेंस या ऑथराइजेशन 3 महीने के लिए सस्पेंड हो सकता है। लगातार नियम तोड़ने पर रद्द करने का भी अधिकार। नंबर 5, सर्टिफिकेट वालों को राहत। सरकारी इंस्टीट्यूट से मराठी ट्रेनिंग पूरी कर सर्टिफिकेट हासिल करने वाले ड्राइवरों को इस कार्रवाई से राहत मिलेगी। ये एक प्रमाण पत्र इनको मिला हुआ है महाराष्ट्र शासन परिवहन विभाग राज्य मराठी विकास संस्था, इनका नाम भी यहाँ पर है, मोहम्मद खान लिखा हुआ है और इन्होंने पास किया हुआ ये इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये आपको प्रमाण पत्र मिला हुआ है तो लेकिन फिर भी दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो है इसलिए कि देखिए समस्या ये है ना कि वो कुछ भी पूछ देते हैं। अब कुछ भी पूछ देते हैं तो पहले तो समस्या ये है कि जो पैसेंजर हमारी गाड़ी में 20 साल से चला रहा हूँ 1% भी नहीं मिलते हैं जो मराठी में बोले, नहीं तो हम लोग तो कब का सीख गए होते। तो अभी मुझे बताइए तो अभी यूपी बिहार क्या जाना पड़ जाएगा लगता है? अब देखिए हम लोगों पे मुसीबत तो तरह तरह के आते हैं, हम लोग उसी तरह से झेलते रहते हैं। दूसरा ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। अब इस कंडीशन में पहुंच गए हैं कि दूसरा काम भी नहीं हो सकता है। मुंबई में कोई यूपी से आकर ऑटो चला रहा है, कोई बिहार, कोई मध्य प्रदेश से आकर अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। किसी को मुंबई आए 20 साल हुए हैं, किसी को 30 साल, तो कोई 50 साल से मुंबई में ही है। दिक्कत यह है कि जो इतने लंबे सालों से मराठी नहीं सीख पाया वो 1 महीने में कैसे मराठी सीखेगा। ज्यादातर ड्राइवर मराठी समझ तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। उनकी मांग है कि सरकार कम से कम 6 महीने का समय दे। इतने दिन में ज्यादातर ड्राइवर मराठी सीख लेंगे। बस 6 महीने का समय और दीजिए, इतने में हम लोग मराठी समझ जाएंगे। नहीं तो आपको जो इच्छा हो आप करना। जी, अभी आपने काम बंद कर दिया है तो सब बंद कर दिए हैं तो हमको भी बंद करना पड़ा। नहीं सब तोड़ फोड़ कर रहे हैं इसलिए हम भी बंद कर दिए। जी।
आप बताइए कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी हो रही है? 6 महीने का समय लिया हुआ, 6 महीने का समय ले रहे, मराठी जान देंगे। उम्र नहीं सीखने का है, 59 साल उम्र होगी या 59, लेकिन आज 32 साल से बम्बई भर के कभी ऐसा कोई भाषा बोला नहीं। पैसेंजर भी बोलता है हिंदी में, बोलते हैं हाँ बसा क्या भैया जी मजाक करते हैं। जब हम पढ़ रहे हैं स्कूल में मराठी में बोलता हाँ बसा क्या भैया जी मजाक करते हैं, आप चुप होना पड़ता। लेडीज है तो उसको मुँह क्या लगाएंगे, इसके लिए सोचते नहीं उसके बारे में कुछ, लेकिन समय देगा तो सीखेंगे जरूर। 6 महीना बहुत समय। 50 साल की उम्र में हो गए, वो अपने बच्चे लोग को पढ़ाए लिखाए खिलाएं कि मराठी कर लिया। तो 50 साल पहले क्यों नहीं लागू किए? आज जो लागू कर रहे हैं, जो यूपी से लोग आ रहे हैं, आज क्यों लागू कर रहे हो? आज के 50 साल पहले क्यों नहीं लागू किए कि मराठी महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलो। आज रिक्शा वाले टैक्सी वालों को ही खाली प्रश्न आ रहा है, बाकी वर्करों लोग को क्यों नहीं बोल रहे मराठी बोलो। मराठी इसमें राजनीति नजर आती है? राजनीति तो नजर आई रही है ना। क्यों रिक्शा टैक्सी वालों को प्रतिबंधक डाल रहे हैं मराठी बोलने के लिए, और पब्लिक को क्यों नहीं बोल रहे हैं? महाराष्ट्र में करीब 9.16 लाख ऑटो रिक्शा और 61,657 टैक्सियां हैं। सरकार करीब 6 लाख ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को मराठी सीखने की पहल से जोड़ना चाहती है। इस अभियान में अब तक करीब 2.5 लाख ड्राइवर शामिल हो चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार के मराठी बोलने वाले आदेश का ऑटो ड्राइवर भी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उनकी दिक्कत आरटीओ विभाग की तरफ से लग रहा फाइन है। ड्राइवर दो तरफा मुश्किल में हैं। अगर वो ऑटो चलाते हैं तो ऑटो यूनियन के लोग गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं, और गाड़ी खड़ी करते हैं तो उन पर आरटीओ विभाग फाइन लगा देता है। हमको कोई तकलीफ नहीं, यहाँ से मराठी बोलने में हमको खुशी है। यहाँ कमा रहे हैं, यहाँ मराठी बोलना ही पड़ेगा। तो अभी आपने रिक्शा चलाना बंद क्यों कर दिया? बंद इसलिए क्या पकड़ रहे हैं, वो फाइन मार रहे हैं। वो अब फाइन भरेंगे, बताओ तो कैसे चला पाएंगे हम? जी, कितना फाइन मारते हैं? अभी तो 1 महीने का नोटिस दे रहे हैं ना। अभी 1500 का फाइन मारा, अभी मारा 1500 का फाइन। क्यों मारा? अभी इधर नो पार्किंग में गाड़ी खड़ा है, इसके लिए मारा है। इधर रोड पे खड़ा, जगह नहीं है गाड़ी खड़ा करने को। फाइन देखो। क्यों फाइन मार रहे हैं अभी? क्यों मार रहे हैं? गाड़ी यहाँ पे लगाए थे, इसके लिए हम लोग क्यों फाइन यहाँ पे लगाया गया, इसके लिए फाइन पड़ा है हम लोग को। ऑटो, कैब और टैक्सी चलाने वालों की समस्या सिर्फ इतनी ही नहीं है। महाराष्ट्र में ड्राइवर्स को मराठी सिखाने की जिम्मेदारी आरटीओ विभाग के पास है, लेकिन ड्राइवर जब वहां जा रहे हैं तब उन्हें ना कोई फॉर्म मिल रहा है, ना ही मराठी सीखने वाली क्लास में एडमिशन। मैं अभी सीखने के लिए आरटीओ में कई बार गया, वहाँ मुझे जल्दी फॉर्म नहीं मिला और एडमिशन नहीं मिला। मैं करीबन 15 दिन तक गया, और आरटीओ में भी कोई बराबर व्यवस्था नहीं, कोई बताता नहीं कि ये काउंटर से आपको जो है फॉर्म मिलेगा, ये काउंटर पे आपको टोकन मिलेगा। वहाँ कोई लाइन लेबल नहीं है, कोई नहीं है। काफी दिक्कत हुई। अभी तो लोग बोलते हैं कि फॉर्म ही मिलना बंद हो गया है। तो अभी हम लोगों को तो सर्टिफिकेट नहीं मिला है, पर जितना हमको बोलना आता है हम कोशिश करते हैं और कस्टमर से भी बात करते हैं। आरटीओ की फ्लाइंग स्क्वाड टीम ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों की जांच कर रही है कि नए नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। ड्राइवर की मराठी बोलने की क्षमता की जांच सीधे बातचीत के जरिए की जा रही है। इस दौरान जिन ऑटो या टैक्सी ड्राइवरों को मराठी नहीं आती, उनको नोटिस दिया जा रहा है। पिछले 4 दिनों से पूरे महाराष्ट्र में 2500 से ज्यादा ऑटो और टैक्सी चालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। जायसवाल साहब, आपका तो अचानक से सरप्राइज टेस्ट हो गया। मतलब मराठी में बात करें? नहीं, मराठी भाषा सीखने की बात थी, आपका अचानक सरप्राइज टेस्ट हो गया। सर मैंने सीखा 4 दिन 5 दिन जाके वहाँ पे सीखा, और हमको मिला नहीं, अभी सर्टिफिकेट मिला नहीं है। सिर्फ सर्टिफिकेट निकलने की बात नहीं है, सरकार कह रही है कि आपको मराठी सीखना भी है। हाँ सीखना है, सीखे थे। जैसे मराठी में बोले थे सर कि अभी बस दाहिने मतलब घूमे, ऐसे कुछ सब बताए थे। सीएनजी भरना है। कहाँ सीखा आपने? सर मैं मुलुंड बेस में सीखा था। मुलुंड में वो कोंकण डिवीजन वाला जो था, जो सिखा रही थी सरकार, वही स्कूल में सीखा था सर, अभी तो नहीं। मतलब आपको जानकारी है ना कि सरकार ने इस तरह का नियम बनाया है, आपको सीखना है? गया था 4 दिन, अभी हमको मिला नहीं, सर्टिफिकेट मिला नहीं। महाराष्ट्र के ऑटो रिक्शा टैक्सी एंड ट्रांसपोर्ट यूनियन का आरोप है कि सरकार ने मराठी का वर्किंग नॉलेज होना जरूरी तो कर दिया है, लेकिन ये साफ नहीं किया है कि आखिर कितनी मराठी जाननी जरूरी होगी। ऐसे में नियम स्पष्ट नहीं होने पर आरटीओ में भ्रष्टाचार और ड्राइवरों का आर्थिक शोषण हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में ऑटो टैक्सी ड्राइवर दूसरे राज्यों से आए हुए हैं और उन्हें मराठी नहीं आती है। कई ऐसे मामले भी आए हैं जहां मराठी की सामान्य जानकारी होने के बावजूद ड्राइवर को नोटिस दिया जा रहा है।
मुंबई में कितने सालों से रह रहे हैं? 40 वर्ष झाले हमारे, 40 वर्ष हो गए। आपने मराठी में कहा अभी, और नोटिस इशू हो गया आपके नाम का? अभी मर्जी इनका आहे. आता 60 वर्ष झाले, आता पावती कसा दिली? आप तो हल्का फुल्का बोल रहे हैं फिर। तो भी क्यों दे रहे हैं? अच्छा ऐसे, लेकिन आप पूरा बोल पाते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं? पूरा टोटली समझते और हल्का फुल्का बोलते भी है, तो ये पावती देना मांगता नहीं। चलिए आइए फिर आपका एक रीटेस्ट करवाते हैं, हम कोशिश करते हैं, रीटेस्ट करते हैं। सर एक और रिक्वेस्ट है आपसे। सर का कहना है कि लंबे समय से रह रहे हैं, सर कह रहे हैं कि इनका एक बार रीटेस्ट होना चाहिए, क्या वो पॉसिबल है? रिटेस्ट होना है तो फिर उनको आरटीओ ऑफिस में आकर उनको बोलना पड़ेगा। ये नोटिस उसी के कारण है, ये जुर्माना नहीं है। आप समझ लीजिए कि ये जो नोटिस दिया है अपन ने वो जुर्माना नहीं है। उनको अगर इसमें कुछ दिक्कत है तो आरटीओ ऑफिस से कांटेक्ट करके वहाँ पे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में जाके वो बोल सकते कि उनका जो प्रॉब्लम है वो बोल सकते, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। ऑटो और टैक्सी ड्राइवर को मराठी सिखाने के अभियान पर सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी में अखिलेश यादव ने भाषा के राजनीतिकरण का आरोप लगाया, तो मुंबई में उनके नेता अबू आजमी सरकार की इस पहल को ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के खिलाफ बता रहे हैं। अभी 15-15 हजार रुपया फाइन, ये रिक्शे वाले कहां से देंगे 15 हजार रुपया? 15 हजार फाइन किस लिए मारा? इसलिए मारा कि तुम मराठी नहीं बोल पा रहे हो। अब उस पर जो हम मराठी मार दिया, अब जब भी ये पकड़े जाएंगे, कभी भी सिग्नल पर रोकेंगे, चेक करेंगे तो उनका रिक्शा जमा कर लेंगे, पहले 15,000 जमा करो, जाएंगे फिटनेस के लिए तो 15,000 जमा करो। ये शुरू हो चुका है, ये बहुत गलत हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था मैं उनके पास जाऊंगा, अभी मैं जाऊंगा आदरणीय सरनायक साहब के पास कि साहब ये क्या कर रहे हैं आप लोग? गरीबों के मुंह का लुकमा छीन रहे हैं आप, उनका निवारण छीन रहे हैं, उनकी एक बेकारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और गरीब अपनी रोजी रोटी सरकार नहीं दे सकती तो खुद मेहनत करके कमा रहा है, वही बंद कर रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है ना। ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स को मराठी के सामान्य ज्ञान के अभियान पर सियासत हुई तो कमान सीधे सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संभाल ली। फडणवीस ने साफ कहा कि महाराष्ट्र में भाषा के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, और अगर हिंदी भाषी ड्राइवर मराठी सीखने के लिए और समय मांगेंगे तो उन्हें और समय दिया जाएगा। हिंदी भाषी भाई लोग जो यहाँ पर टैक्सी या ऑटो चलाते हैं, उनको मराठी का एक्सपर्ट बनाने का कोई कारण नहीं है। उनको उनके काम जितनी मराठी आनी चाहिए, काम चलाओ मराठी आनी चाहिए, इस प्रकार का ही आग्रह किया गया है, और उसमें कोई भी इस प्रकार की सख्ती नहीं है। उनको सिखाने का प्रयास चल रहा है। अभी भी 2 बार लोगों ने समय बढ़ाकर मांगा तो समय बढ़ाकर दिया गया है, अभी भी तीसरी बार भी समय बढ़ाकर दिया है, और आगे भी अगर ये मांग आएगी कि हम सीखना चाहते हैं, हमको समय बढ़ाकर दिया जाए, तो समय बढ़ाकर दिया जाएगा। भाषा के आधार पर किसी पर अन्याय नहीं होगा। ये सारे लोग, और इनमें से तो कई लोग 3-3 पीढ़ियों से यहाँ रहते हैं, ये हमारे लोग हैं, हमारी संस्कृति के साथ घुल मिल गए हैं। इसलिए यह प्रयास है कि इनमें से जिनको भाषा काम चलाओ भी नहीं आती, उनको सिखाने का प्रयास चल रहा है। कोई किसी के ऊपर अन्याय न हुआ है, न हमारी सरकार होने देंगी। महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के लिए आदेश जारी करने वाले मंत्री प्रताप सरनाइक भी राजनीति में आने से पहले ठाणे में ऑटो रिक्शा चलाते थे। हालांकि उनके इस फैसले पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में भी एक राय नहीं है। ऑटो चालकों पर लगाए गए फाइन की शिकायत लेकर पार्टी नेता संजय निरुपम उनसे मिलने पहुंचे और उन तक ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों की बात पहुंचाई। देखिए, महाराष्ट्र में ऑटो चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले जो हमारे ड्राइवर हैं, उनको मराठी में एक काम चलाओ नॉलेज होना चाहिए ताकि वो अपने यात्रियों के साथ संवाद कर सके। इस आशय का अभियान सरकार की तरफ से चला है और शिवसेना की प्रारंभ से भूमिका रही है, और इस अभियान को हमारे ऑटो चालकों ने, टैक्सी चालकों ने जबरदस्त प्रतिसाद दिया। लगभग 85% ऑटो वाले जो हैं उन्होंने मराठी प्रशिक्षण केंद्रों में जाके मराठी सीखी है। कुछ परसेंटेज रह गए हैं, तो मैंने इनसे निवेदन किया था कि इनको थोड़ा एक और जो रह गए हैं उनको थोड़ी और एक मोहलत दी जाए, और वो मोहलत दी गई है। मोहलत दिए जाने के बाद भी मेरे पास जो शिकायतें आ रही हैं कि आरटीओ वाले जिन लोगों को मराठी नहीं आती उनके लाइसेंस जब्त कर रहे हैं, परमिट जब्त कर रहे हैं, उन पर फाइन मार रहे हैं, ये गलत है।
संजय निरुपम की शिकायत के बाद परिवहन मंत्रालय एक्शन में है। प्रताप सरनाइक ने आरटीओ के उन अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी दी है जो ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को नोटिस देने की जगह सीधे फाइन लगा दे रहे हैं। गलत तरीके से अगर कोई कानूनी कार्रवाई करता है तो वो अधिकारियों के ऊपर भी मैं कार्रवाई करूंगा, क्योंकि 12 अगस्त 2026 का स्पष्ट आदेश है कि जो रिक्शा टैक्सी चालकों को जो मराठी प्रवासियों के साथ संवाद करना चाहिए वो अगर नहीं आती है तो उनको नोटिस दिया जाए, 1 महीने की मुदत दी जाए। 1 महीने की मोहलत के बीच में अगर वो मराठी सीख नहीं पाए, उतनी मराठी जितने प्रवासियों के साथ बातें करनी होती है, तो 3 महीने की नोटिस देके उनका जो बैच है वो निलंबित किया जाए। और 3 महीने में वो अगर नहीं सीख पाए, क्योंकि 4 महीने की मोहलत मिली रहती है, तो उनका बैच पूरा का पूरा रद्द किया जाए। पटना के गर्दनी बाग में इस वक्त माहौल गरमाया हुआ है। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने कुत्ते वाले बयान पर माफी भी मांग ली है। सम्राट सरकार ने एग्जामिनेशन कंट्रोलर को निलंबित करने के निर्देश भी जारी कर दिए। सरकार ने टीआरई के तहत शिक्षक बहाली की संख्या भी बढ़ा दी है, लेकिन छात्र सभी मांगे पूरी नहीं होने तक सीएम आवास के घेराव पर अड़े हुए हैं। बीपीएससी के अधिकारी के हिसाब से हम लोग कुत्ता हो गए। बिहार के युवा, बिहार के गरीब, बिहार के मजदूर, बिहार के युवा जो बेरोजगार हैं, कुत्ता कह लिए बीपीएससी के हिसाब से। सीधी बात है, इलेक्शन में कुत्ता ही वोट दे रहे हैं क्या? अगर ये सही है तो बीपीएससी को माफी मांगनी चाहिए और हम लोगों से ऑन कैमरा माफी मांगनी चाहिए। कुत्ता तो हम ही लोग को ना बोला गया, तो हम ही लोग ना उनको वोट देकर जितवाते हैं। कुत्ते ही ना, कुत्ता ही वोट से मुख्यमंत्री बने हैं। मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री है, वो शिक्षा मंत्री कुत्ते की वोट से बने हुए हैं। मंत्री से संभल नहीं रहा, उनको बोलने का कुछ बोलते हैं कुछ। हम ही लोग वोट देते तभी ना वहाँ पे गए हैं, वो कुत्ता ही वोट देता है तभी ना वहाँ पे गए हैं। ये क्या बात हुई? स्टूडेंट के कौन कुत्ता बोलता है? उनकी मानसिकता कहाँ गई है? उनको कहने दीजिए, उनको वक्त आने पर उनको पता चल जाएगा। आज वो पोस्ट पे तो बहुत बोल रहे हैं ना, एक दिन ऐसा मन है कि उनको पोस्ट से हटना पड़ जाए, फिर कुछ बोलने लायक नहीं रह जाएंगे। पटना के गर्दनी बाग में छात्र अड़ गए हैं। बीपीएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीपीएससी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों की डिमांड है कि टीआरई 4 एग्जाम में पीटी और मेंस की परीक्षा ना हो, बल्कि इसकी जगह सिंगल एग्जाम लिया जाए। आंसर शीट में नेगेटिव मार्किंग ना हो। छात्र ओएमआर शीट, क्वेश्चन पेपर और आंसर की जारी करने की मांग कर रहे हैं। जब पहले पीटी में बीपीएससी में नहीं हुआ है, पहले जब माइनस मार्किंग नहीं हुआ है, तो सारा प्रयोगशाला हम लोग पे करिएगा, लाइब्रेरियन पे करिएगा, बीपीएससी पे करिएगा। ये पहले सोचना चाहिए था, और अगर नहीं सोचे हैं तब हमारे बात सोचिएगा। और आगे हमें उसके लिए बिहार बंद करना पड़े या विधानसभा घेरना पड़े या हड़ताल करना पड़े, जो भी करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन हम अपनी मांगों को पूरा करके ही रहेंगे। दिलीप भैया जितने मांग रखे हैं वो सारी मांग तो पूरा होना चाहिए। 67 का पेपर लीक हुआ, 67 का 17 पर आयो लगा हुआ है। एईडीओ का पेपर जो खुद में पीटी मेंस कहा जाएगा, क्योंकि 2 बार हुआ, वो भी पेपर आपको कैंसिल करना पड़ा। टीआरई 3 का पेपर आपको कैंसिल करना पड़ा। आखिर कौन लोग थे और कहां से गया था? झारखंड में होटल में बैठ के 366 लोग पेपर आपका सॉल्व कर रहे थे, आपको कैंसिल करना पड़ा। बीपीएससी अपने शायद अपने भ्रष्टाचार का रास्ता खोलने के लिए, अपने रिश्तेदारों को घुसाने के लिए सब चीजें कर रही है। आगे हम लोगों का गांधीवादी तरीके से आंदोलन चालू रहेगा और छात्र नेता दिलीप जी के नेतृत्व में यह आंदोलन होता रहेगा और दिलीप जी जैसा निर्देश करेंगे वैसा होता रहेगा। और इस बार हम लोग बीपीएससी के खिलाफ मोर्चा करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये चेहरा देखिए, ये किसी का उकसाने पे नहीं आए हैं, ये लोग उकसा रहे हैं बीपीएससी में बैठे हुए अधिकारी। बीपीएससी के अधिकारियों का जांच होना चाहिए, आखिर हम लोगों पर क्यों थोपा जा रहा है। अगर कुछ चेंज करना है तो क्यों नहीं बीएड में चाइल्ड साइकोलॉजी ऐड करते हैं, जो हम लोग बीएड में पढ़े हैं। आखिर चेंज करना है तो फर्जी लोगों को बिहार की सभी परीक्षाओं में आजीवन प्रतिबंधित क्यों नहीं करते हैं। अगर कुछ चेंज करना है तो अपने बीपीएससी के अधिकारियों का काहे नहीं जांच करवाते हैं ये लोग। जब प्रारंभिक परीक्षा में आप हमारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हैं तो नहीं होगा साहब। तो ये जबरदस्ती तो आप सोचिए, जब हमारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाएंगे
तो क्वालिटी वाले बच्चे कैसे पास हो पाएंगे? 2.5 सालों से 1.5 लाख सीट पर वैकेंसी देने का वादा किया गया था, ये 100 में टालने के लिए सीट। लेकिन छात्रों की मांग पर बीपीएससी झुकने को तैयार नहीं है। बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर TRE 4 की परीक्षा दिसंबर या जनवरी में होने की बात कर रहे हैं, लेकिन छात्रों की मांग मानने से साफ इनकार कर रहे हैं और गर्दनी बाग में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कहावत सुना रहे हैं, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके आरोपों में कुछ तथ्य है तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं? ये तो 70th के पीटी वाला हाल है कि हाँ सबूत है, कोर्ट में जाके सब धराशायी हो गए। नहीं, ये आयोग का काम नहीं है। सुनिए प्रीतम जी, एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। आयोग का काम नहीं है। पारदर्शिता के साथ मेरा काम करना है, अगर कहीं गड़बड़ी है तो सर फोरम खुला हुआ है। बीपीएससी एग्जामिनेशन कंट्रोलर के बयान के बाद छात्र भड़क गए। छात्रों ने बीपीएससी चोर चोर के नारे लगाए। छात्रों ने कहा कि यही कुत्ता एक दिन आपके आयोग का अधिकारी बनेगा। एक बार कॉकरोच बोला गया था तो प्रधान जी चले गए, अब सचिव की नौकरी जाएगी। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि बीपीएससी एग्जामिनेशन कंट्रोलर माफी मांगे, नहीं तो अगला आंदोलन बीपीएससी गेट पर होगा। बीपीएससी के अधिकारियों ने बच्चों को कहा कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले बाजार। अब ये सोचने की बात है कि सबसे पहले ये पीटी मेंस की बात कहां से आती है? पीटी मेंस की बात वहां से आती है जब एईडीओ का पेपर लीक इन लोगों से संभला नहीं। अपना चिप्पी ये लोग साट नहीं सकते हैं, अपना भ्रष्टाचार का रास्ता ये लोग बंद नहीं कर सकते हैं, अपने बीपीएससी के अंदर के आयोग के लोगों को जांच नहीं करा सकते हैं। जो 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर जबरदस्ती ये लोग थोप रहे हैं, हम लोग को कतई मंजूर नहीं है। प्रधान जी चले गए ना रिजाइन मार के, इस बार बीपीएससी के अधिकारियों को भी कुत्ता बोल के माफी मांगना पड़ेगा और आपको भी रिजाइन देना पड़ेगा। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर छात्रों से मिलने गर्दनी बाग पहुंचे। तेजस्वी ने कहा कि जिस भी अधिकारी ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है उसे माफी मांगनी चाहिए। लोकतंत्र में इस तरह की भाषा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। माफी मांगना चाहिए, जो लोग बोला इस बात को माफी मांगना चाहिए। इस तरह की भाषा लोकतंत्र में कतई बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन छात्रों का बढ़ता दबाव देखकर कुछ ही घंटों में बीपीएससी एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने बयान जारी कर दावा किया कि मेरी एक कहावत का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। अगर किसी की भावना आहत हुई है तो मैं माफी मांगता हूं। छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें मेरे द्वारा एक लोकोक्ति बताई गई थी, जिसको कि सोशल मीडिया पर कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अन्य संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि मेरा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अगर किसी की भावनाएं इससे आहत हुई तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। इससे पहले पटना में छात्रों के प्रदर्शन के बीच बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आंदोलनकारी छात्रों की मांग पर सख्त रुख दिखाया। एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह ने कहा कि 2 स्टेज में एग्जाम को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां टीचर का एग्जाम 2 स्टेज में लिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई राज्य 2 स्टेज के एग्जाम लेते हैं। नीट 2024 का पेपर लीक होने के बाद जो राधाकृष्णन कमेटी बनाई गई थी, उसने भी कहा था कि एग्जाम में गड़बड़ी रोकने के लिए हर परीक्षा कम से कम 2 फेज में होनी चाहिए। यूपीएससी, कई एसएससी और देश के कई आयोग हैं जो 2 या 3 स्टेज एग्जाम अपने यहाँ प्रैक्टिस में ला चुके हैं। वो हर एग्जाम या तो 2 स्टेज में लेते हैं या 3 स्टेज में लेते हैं। जैसे यूपीपीएससी और गुजरात जो है वो 2 स्टेज एग्ज़ाम लेता है, कोई भी एग्ज़ाम उनका सिंगल स्टेज नहीं है। इसके अलावा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी 2 या 3 स्टेज के एग्ज़ाम ही होते हैं। तो राधाकृष्णन कमेटी ने भी 2 स्टेज एग्ज़ाम का सुझाव दिया था।
आपको पता है कि परीक्षा में कदाचार या किसी तरह की बात होती है तो उसकी आर्थिक अपराध इकाई जांच करती है। आर्थिक अपराध इकाई से भी हमें ये एक सुझाव प्राप्त हुआ है, कई बिंदु पर सुझाव प्राप्त हुआ है। उसमें भी यह मेंशन किया गया है कि सभी एग्जाम को 2 स्टेज कर दिया जाए, कम से कम 2 स्टेज। तो आयोग में सम्यक विचार उपरांत ये नॉर्म, ये नियम पारित हो चुका है कि अब कोई भी एग्जाम 2 स्टेज से कम का नहीं होगा, 2 या 3 स्टेज का ही होगा। TRE 4 में नेगेटिव मार्किंग पर एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने कहा कि बीपीएससी ने सभी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग को रखा है। इस बार इस एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग होगी। दिल्ली एनसीआर में तो अब लोगों को बारिश के नाम पर ही डरने लगा है। कुछ घंटों की बारिश से ही शहर की रफ्तार थम जाती है, सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं, ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह से चरमरा जाता है, कई कई किलोमीटर तक लंबे जाम लग जाते हैं। बारिश के बाद सुपर स्मार्ट सिटी गुरुग्राम कैसे रेंगने लगी, दिल्ली की सड़कों पर कैसे गाड़ियां डूबती नजर आई, देखिए इस रिपोर्ट में। झमाझम बारिश ने राजधानी दिल्ली को एक बार फिर पानी पानी कर दिया। कुछ देर की बारिश से ही दिल्ली की सड़कें तालाब बन गई, जगह जगह भारी जल भराव हो गया। तस्वीरें साउथ दिल्ली के संगम विहार की हैं। बारिश से सड़कों पर इतना पानी भर गया कि स्कूल वैन फंस गई। पानी के बीच वैन के बंद होने से बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे कमर तक पानी में घुसकर जाने को मजबूर हैं। हालांकि बच्चों ने किसी तरह वैन को धक्का लगाकर पानी से बाहर निकाला। अब क्या कर सकते हैं, सरकार बस वोट मांगती है, वोट के लिए करती है, और बाकी जो वादे करती है वो करती ही नहीं है। अभी आप खुद ही देख लो कैसी हालत है यहाँ पे, 4 बूंद नहीं गिरी होती, यहाँ पे इतना पानी भर जाता है। अंकल बीमार भी पड़ सकते हैं, अब कल स्कूल आ पाओगे कि नहीं। ये दिल्ली के महिपालपुर का फ्लाईओवर वाला इलाका है। भारी बारिश से यहाँ के अंडरपास और टी पॉइंट के पास भारी जल भराव हो गया। कई गाड़ियां और बसें पानी के बीच फंस गईं, जिससे ट्रैफिक बुरी तरह से चरमरा गया। पानी में बस और दूसरी गाड़ियों के खराब होने से रास्ते बंद करने पड़े, जिससे एयरपोर्ट, गुरुग्राम और वसंत विहार जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। साउथ दिल्ली में यह देवली का इलाका है। मूसलाधार बारिश से दुर्गा विहार का इलाका जलमग्न हो गया। खराब ड्रेनेज सिस्टम की वजह से सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया, जिससे पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया। भारी जलभराव से गाड़ियां और पैदल जाने वाले लोग फंस गए। स्कूली बच्चे गंदे पानी से भरी सड़कों पर गुजरने को मजबूर दिखे। यहां से गुजरने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यही हालत है, बारिश की पानी पूरा भर जाता है। हाँ, सारा नाले वगैरह सब ऊपर हो जाते हैं। यहाँ जो पानी अभी निकल रहा है, इस समय कुछ सोखते बनाए जाए, जैसे पानी सूख के जमीन के अंदर जाए, सोखते होके तो भी काम हो सकता है। पानी वेस्ट भी कम होगा और पानी जमीन में भी जाएगा। बहुत कठिनाई, पूरा भर चुका है, रोड तो पूरे भर चुके, आधे कमर हो चुका है। बच्चों को लाने में बहुत परेशानी हो रही, पूरा भर गया पानी। वेस्ट दिल्ली में भी बारिश से जगह जगह भारी जलभराव हो गया। मूसलाधार बारिश से जखीरा अंडरपास में कई फीट पानी भर गया। जलभराव से कई गाड़ियां अंडरपास में बंद हो गईं। बाइक और स्कूटर डूब गए। लोग जोखिम मोल लेकर अपनी गाड़ियां यहां से निकालने को मजबूर दिखे। सेंट्रल दिल्ली के कनाट प्लेस में भी जलभराव से कई सड़कें डूब गईं। आउटर सर्किल की मुख्य सड़कों पर वाटर लॉगिंग से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पुरानी ड्रेनेज सिस्टम की वजह से यहां अक्सर जलभराव हो जाता है, जिसे पंपों की मदद से निकाला जाता है। कनाट प्लेस के आउटर सर्किल का हाल देखिए, किस तरह से पूरी जो मार्केट है वो डूबी हुई नजर आ रही है। दिल्ली में कई दिनों के बाद बारिश हुई, तेज बारिश हुई, और पूरी जो मार्केट ये आउटर सर्किल की है वो पूरी, यहाँ पर देखिए पार्किंग जो
गाड़ियों की है, यहाँ भी पानी भर गया है। आगे वहाँ देखेंगे जहाँ तमाम जो दुकानें हैं उनके शटर डाउन हो गए हैं क्योंकि पानी भरा हुआ है। सामने भी आप देखेंगे इसी तरह के हालात है। तो ज़रा सी बारिश होती है और इस तरह के हालात कई जगहों पर पैदा हो जाते हैं। हम देखते हैं कि कई इलाकों में तो कोशिश की है सरकार ने कि इस पानी को रोका जाए भरने से कई जगहों पर, लेकिन तब भी कई इलाकों में हम ये देखते हैं कि बारिश की वजह से लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। तो जाम है एक तरफ, दूसरी तरफ इस तरह से पानी भरा हुआ है कनॉट प्लेस में। और ये बात ये भी दिखाती है कि सेंट्रल दिल्ली के इलाके, क्योंकि हम दूसरे इलाकों की बात करते हैं जो बाहरी दिल्ली के इलाके, वहाँ तो कई जगहों पर हम देखते हैं कि पानी की स्थिति इतनी ज़्यादा विकराल हो जाती है, गलियों में, सड़कों पर पानी। लेकिन अगर सेंट्रल दिल्ली के इलाकों में इस तरह से पानी भरेगा तो फिर सवाल उठना लाजमी है। बरसात से पहले जो तमाम बातें कही जाती है कि हमने सिस्टम को सही कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद तस्वीरें इस तरह की सामने आती है। ज़रा सी बारिश होती है और सड़कें लबालब यहाँ पर भरी नज़र आती है। ये मंजर दिल्ली के डेवलप्ड एरो सिटी इलाके की है। भारी बारिश से यहाँ भी सभी इंतजाम धरे के धरे रह गए। एरो सिटी, एयरपोर्ट रोड और द्वारिका अंडरपास जैसे रास्तों पर वाटर लॉगिंग से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अंडरपास में पानी भरने से ट्रैफिक धीमा हो गया। धौल कुआं से महिपालपुर की ओर जाने वाली सड़कों पर भारी जाम लग गया। सड़कों पर गाड़ियां घंटों रेंगती रहीं। एयरपोर्ट की ओर जाने वाले लोगों को भारी जाम और देरी का सामना करना पड़ा। हम इस समय धौला कुआं से महिपालपुर के रास्ते से होते हुए गुरुग्राम के नेशनल हाईवे पे हैं। यहाँ पर ये दो रास्तों में स्प्लिट होता है। एक तरफ ये महिपालपुर का रास्ता है जो पूरी तरीके से चोक्ड है, ये नेशनल हाईवे से नीचे का रास्ता है, यहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार बहुत धीमी है। तो वहीं दूसरी तरफ सुब्रतो पार्क यानी धौला कुआं से होते हुए सुब्रतो पार्क से होते हुए गाड़ियां बहुत धीमी रफ्तार से गुरुग्राम की तरफ जा रही हैं। कई जगहों पर ट्रैफिक जैम और वाटर लॉगिंग की स्थिति है और यही वजह है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी लगातार ये अलर्ट जारी किया है कि लोग बहुत ही संयमित तरीके से, खासतौर पे जहां पर ट्रैफिक जैम है, वाटर लॉगिंग है या फिर कोई भी अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो उसकी जानकारी उनको दे। तो ये एक रास्ता जो कि महिपालपुर की तरफ का है, ये पूरी तरीके से चोक्ड है और अगर आप जीपीएस भी देखेंगे तो 3 से 4 किलोमीटर का ये पूरा रेड दिखाई देगा। इसका मतलब है कि 3 से 4 किलोमीटर ये महिपालपुर का रास्ता पूरी तरीके से जाम है। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो नेशनल हाईवे है जो कि धौला कुआं से सीधा कनेक्ट करता है महिपालपुर को, ये रास्ता भी इस समय गाड़ियों की रफ्तार धीमी है। हालांकि ट्रैफिक चल रहा है लेकिन उसके बावजूद जो पीछे का पॉइंट है जो कि मानेकशॉ सेंटर से होते हुए गुरुग्राम की तरफ आता है, यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन है और इसीलिए इस ऑरेंज अलर्ट के साथ एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। ये खतरनाक मंजर गाजियाबाद के लोनी इलाके का है। इंजन बंद करते, इंजन। सड़कों पर वाटर लॉगिंग से सवारियों से भरा ऑटो पलट गया। ये देखिए, इंजन बंद करते, इंजन। भारी जलभराव के बीच सड़कों पर ऑटो पहले तिरछा होता है और फिर पलट जाता है। इस हादसे में ऑटो के अंदर चीख पुकार मच गई। आराम से, कोई बात नहीं। लोगों ने किसी तरह ऑटो से निकलकर अपनी जान बचाई। नोएडा के सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन का हाल देखिए। रूफ से इस तरह से पानी गिर रहा है जैसे कोई झरना हो। एस्केलेटर के पास पानी भरने से यह तालाब में तब्दील हो गया। लोग पानी में घुसकर स्टेशन पर जाने को मजबूर हैं।